हेलो फ्रेंड्स, एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज़ के इस दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि एंडोक्राइनोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड हमने कुछ बातें की। आज के इस लेक्चर में हम एंडोक्राइनोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मेन एक्सिस है यानी कि हार्मोन्स, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हार्मोन्स के बारे में हम दो चीज़ों पर मेनली यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और हार्मोन की केमिकल नेचर क्या है। जैसा कि अब से आप जानते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन या कहें इंट्रोडक्शन एक ही बात है। और सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की या फिर डेफिनेशन की, तो हम ये पाएंगे कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल पदार्थ जो हमारी बॉडी में पैदा होता है। और पैदा कौन करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड पैदा करेंगी। और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है और रेगुलेट करने का ये काम करता है। यानी हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेशन करना हो, चाहे उनको कंट्रोल करना हो, या कोई वो पर्टिकुलर सेल्स की एक्टिविटी हो, चाहे वो पर्टिकुलर ऑर्गन की हो। तो ये जो काम है, वो जो केमिकल सब्सटेंस है, इस काम को करने वाला जो केमिकल सब्सटेंस है, उसे हम हार्मोन कहते हैं। तो सरल शब्दों में हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी शरीर की किन्हीं सेल्स या बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करता है। अब दूसरी बात करते हैं कि हार्मोन्स किस किस चीज़ के लिए आवश्यक है। हालांकि हम ये चीज़ लास्ट में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हार्मोन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। पूरी ज़िंदगी में, पूरे जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हार्मोन आवश्यक है। चाहे आप डाइजेशन की बात करें डेली बेसिस पे, चाहे हमारे सेल में कंटिन्यूसली चलने वाली, दिन रात चलने वाली मेटाबॉलिज्म की बात करें, चाहे हमारे शरीर में होने वाली ग्रोथ के बारे में बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिप्रोडक्शन की बात करें, और इवन चाहे मूड कंट्रोल। अभी जो मूड है हमारा, वो भी हार्मोन्स के भरोसे ही चल रहा है। ठीक है, तो हार्मोन्स की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम हार्मोन के गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, हार्मोन का पहला ही गुण क्या है? ये सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने पहले ही बात की कि हार्मोन्स वही होंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड वो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो सीधा सीधा कहाँ सीक्रेट करती हैं? ब्लड स्ट्रीम में। यानी सीधा सीधा अपना जो रक्त है वो कहाँ भेजती हैं, कहाँ छोड़ती हैं? सीधा सीधा ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती हैं। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो हार्मोन्स का जो टारगेट ऑर्गन होगा वो हमेशा उसकी जो सीक्रेशन साइट होगी उससे दूर स्थित होगा। ठीक है, क्यों स्थित होगा? बिकॉज कोई भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपने हार्मोन को सीधा सीधा ब्लड में छोड़ती है। तो चाहे वो दूर स्थित हो, चाहे वो नज़दीक स्थित हो, वो सीधा सीधा जो टारगेट ऑर्गन होगा उसी पे ही काम करता है। तो जनरली, अगर जनरली बोला जाए तो टारगेट साइट के पास होना आवश्यक नहीं है। इसलिए ये बोला जाता है कि सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सीक्रेटिंग ग्लैंड, यानी स्रावित करने वाली ग्रंथि से दूर स्थित होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वाटर सोल्यूबल होगा। होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। क्यों? बिकॉज़ हमारे शरीर के अंदर जो हमारा इंटरनल मिलियू है, हमारा जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, वो सारा वातावरण है वो जल से बना है, पानी से बना है। अगर ऐसे में अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो हार्मोन किस में घुलनशील होकर के, किस में घुल करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। अगर मान लो ये वाटर इनसोल्यूबल होता तो हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा का पूरा जो वाटर का मीडियम है उसके अंदर तो ये मूव कर ही नहीं सकता। इसलिए इट शुड बी एंड इट इज वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो ये जो तीन गुण हमने पढ़ लें। चौथा कैरेक्टर पढ़ें, सफिशिएंट इन माइन्यूट क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन्स कभी भी बॉडी की कोई भी ग्लैंड हो वो बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित नहीं होते। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर हार्मोन्स को स्रावित किए, बहुत ही माइन्यूट, इवन नैनोग्राम की रेंज के अंदर। जैसे सेक्स हार्मोन की बात करें, सेक्स हार्मोन है वो माइक्रोग्राम नैनोग्राम की रेंज के अंदर स्रावित किए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगला फंक्शन है स्पेसिफिक एक्शन, स्पीशीज स्पेसिफिक इन द एक्शन। स्पीशीज स्पेसिफिक इन द एक्शन नाम से स्पष्ट है। स्पीशीज स्पेसिफिक होने का मतलब है जाति विशिष्टता, यानी एक जाति के जो हार्मोन है वो दूसरी जाति के अंदर ये प्रभावी नहीं होते। हालांकि ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, बिकॉज शुरुआत में जब हार्मोन्स के बारे में चर्चा हुई और आपने सुना होगा इंसुलिन, तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो बूचड़खाने के अंदर जो गायें वगैरह, भैंस वगैरह जो होती थी, इनके
पैंक्रियाज को निचोड़ के, इवन कुत्तों के पैंक्रियाज से निचोड़ कर इन्हें प्राप्त किया गया शुरू में, और उसके बाद ह्यूमन पे इसको किया गया। यानी ये बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस स्पीशीज हैं, बहुत दूर स्थित, अगर यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनका जाति वृत्तीयता के अंदर बहुत दूर स्थित है, तो उनके अंदर वो स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। ब्रॉडली हम कह सकते हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबोलाइज्ड, डिग्रेडेड एंड एक्सक्रीटेड आफ्टर प्रमोट परफॉर्मिंग इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अपना काम परफॉर्म करने के बाद इसे हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो मेटाबोलाइज कर देता है, उसके बाद डिग्रेड हो जाते हैं, और मेटाबोलाइज और डिग्रेड होने के बाद जब ये ब्लड के थ्रू घूमते हुए किडनी से गुजरते हैं, तो किडनी इसे अलग से छान कर और इसे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। अगला है वेरी स्मॉल इन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यानी इनका जो अणुभार होता है बहुत ही कम होता है। और अगला ही पॉइंट उसी से रिलेटेड है, सो वेरी डिफ्यूजिबल। दोनों ही पॉइंट वैसे तो एक ही पहलू के दो एस्पेक्ट हैं। जैसा कि हमने कहा ये वाटर सोल्यूबल है, ऊपर पढ़ा, इसके साथ साथ इनका जो अणुभार है वो बहुत कम होता है, और अणुभार बहुत कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूजिबल होते हैं, और होना भी जरूरी है, बिकॉज हार्मोन सीधे रक्त में त्यागे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टारगेट अंग के पास छोड़े जाते हैं। इसलिए चूंकि वो टारगेट ऑर्गन के पास सिक्रेट नहीं किए जाते और सीधा सीधा ब्लड में छोड़े जाते हैं, तो उस ब्लड में या फिर जहां उसे छोड़ा गया है वहां से टारगेट अंग काफ़ी दूर है, और ऐसे में टारगेट अंग तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी सेल्स और बहुत सारी मेम्ब्रेन से होकर के गुजरना रहता है। तो अगर ये जो हार्मोन मॉलिक्यूल है ये अगर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होगा, तो इसकी जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत कम होगी, और ऐसे में वो टारगेट अंग तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, या फिर हो सकता है वो बहुत लेट पहुंचे, बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन विल ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हार्मोन जो भी होगा वो मॉलिक्यूलर वेट में कम होगा, और जैसा कि हम कह रहे हैं वाटर सोल्यूबल होगा, इसलिए वेरी डिफ्यूजिबल भी होगा। अगली हम बात करें फ्यू फंक्शन ऑन द टारगेट ऑर्गन। कुछ जो हार्मोन्स है वो टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं, यानी ऑर्गन के ऊपर काम करेंगे, लेकिन कुछ जो है वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इस बात को थोड़ी सी समझने की चेष्टा कीजिए। यानी कुछ हार्मोन का जो काम है, उनका जो कार्य है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन विशेष पर रहता है, उसकी मेटाबॉलिज्म को, उसके कार्यों को वो चेक करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोल नहीं करके बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन है वो पूरी बॉडी में थ्रू आउट ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें सपोज एफएसएच की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनका जो काम है वो गोनेड्स पर रहेगा, टेस्टिस मेल में और फीमेल में ओवरी, वो थ्रू आउट द बॉडी काम नहीं करेंगे। तो उनका काम है किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन को टारगेट करना, उस पर ही फोकस रहता है। लेकिन कुछ हार्मोन कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसा मैंने उदाहरण बताया इंसुलिन। अगला पॉइंट है वर्क्स एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन रिजेंबल विद द एंजाइम, एंजाइम के जैसे दिखते हैं। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ों के बीच कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी होगा। कैटलिस्ट यानी एंजाइम या फिर कोई भी कैटलाइजिंग सब्सटेंस, दूसरा एंजाइम और तीसरा हार्मोन। तो कैटलिस्ट वर्सेस एंजाइम वर्सेस हार्मोन्स को हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, और उसमें देखेंगे कि तीनों में क्या समानता है और क्या असमानता है। लास्ट जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। मोस्टली जो हार्मोन्स है वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स हैं ब्रॉडली, यानी या तो प्रोटीन के होंगे या फिर लिपिड के होंगे। ब्रॉड कैटेगरी इनकी दो ही, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। आगे हम चर्चा करते हैं केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। जैसा कि अभी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि हार्मोन ब्रॉडली अगर हम बात की जाए तो केवल दो तरह के ही हैं, प्रोटीन से बने हुए और बिना प्रोटीन के यानी लिपिड से मिलकर के बने हुए। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ए में, प्रोटीन बेस्ड जो हार्मोन्स हैं इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, इन्हें समझना जरूरी है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, तो स्टूडेंट को कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना एक तोड़ने का तरीका है, इसको क्लासीफाई करने का अपना अपना तरीका है, सभी सही है। ठीक है, चलिए जो मोस्ट जो इजी जो है, जो सोफिस्टिकेटेड क्लासिफिकेशन है उसको मैं फॉलो करता हूँ।
पहली चीज है, देखिए यहाँ पर इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे हम प्रोटीन बेस्ड को। इससे पहले कि मैं एक एक एक्सप्लेन करूँ, इससे पहले हम समझते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनते हैं, यानी प्रोटीन को अगर हम तोड़ेंगे तो अमीनो एसिड प्राप्त होंगे। अब ये अमीनो एसिड जो हैं वो अलग अलग रूप में पाए जा सकते हैं। कई बार होता है कि कोई चीज़ अमीनो एसिड से ही मिल करके बनी हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अमीनो एसिड के बजाय उस अमीनो एसिड की किसी अदर पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ कोई रिएक्शन हो गई हो और उससे जो डेरिवेटिव बना हो उससे हार्मोन बना हो। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? अमीनो एसिड डेरिवेटिव का। ठीक है? अगर वो प्योरली बिना डेरिवेशन के अगर वो खाली अमीनो एसिड से मिलकर बना था तो उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड का, अदरवाइज हम कहेंगे डेरिवेटिव का। ठीक है? इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है एमीन्स या कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स और एमीन्स, एमीन्स एक्चुअली हम सब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में एमीन जो ग्रुप है वो हम सब जानते हैं, CONH2 जो है इसे हम एमीन बोलते हैं। और कैटेकोलामीन्स में क्या होता है? कैटेकोल रिंग जो होती है, ध्यान देने वाली बात है, कैटेकोल रिंग क्या होती है? बेंजीन रिंग। ठीक है? और उस पर अगर दो OH जुड़ जाएं, इसे हम बोलते हैं कैटेकॉल रिंग। ये देखिए कैटेकॉल रिंग, आप देखो ऑल लगा है तो ऑब्वियसली OH ग्रुप तो होगा। तो यहाँ पे कैटेकॉल कुछ नहीं है, कैटेकॉल रिंग पे एमीन अगर लग जाए इसी OH के साथ, अगर कोई सा भी OH के साथ अगर उसका डेरिवेटिव बन जाए तो ये कैटेकॉल अमीन हो गया। ठीक है? तो ये थोड़ा सा इससे अलग हो गया, यानी पहले से ये दूसरा थोड़ा सा अलग है। ठीक है? अब इसको भी कुछ लोग डेरिवेटिव को इसको भी मान सकते हैं, बिकॉज है तो ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव, लेकिन एमीन को उन्होंने अलग कर दिया। क्यों? बिकॉज इसमें दो विशेष हार्मोन जो है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों एक ही बात है, इसमें मिल रहा है। तो कैटेकोलामीन जो कैटेगरी है इनमें ये दो हार्मोन आते हैं। अमीनो एसिड और इसके डेरिवेटिव्स जो है हार्मोन, इनमें आता है थायरॉक्सिन। चलिए अब अपन बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की। अब देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है। अभी मैंने बात की अमीनो एसिड की, फिर उसके डेरिवेटिव की, और उसमें से किसी एक डेरिवेटिव की जब बात की तो उसने कहा कि अमीन की बात की। अब अमीनो एसिड जुड़ के, अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं? छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, और उन छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। ठीक है? इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड। और पेप्टाइड एक्चुअली क्या होता है? पेप्टाइड में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, और हम सब जानते हैं कि अगर दो हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, अगर कुछ हो यानी 10 तक हो तो ओलिगोपेप्टाइड। लेकिन अगर ये अमीनो एसिड की चेन बढ़ती जाए तो उसे हम बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड, लंबी चेन। ठीक है? तो चौथी कैटेगरी में आएंगे पेप्टाइड। तो पेप्टाइड का मतलब कुछ अमीनो एसिड से जुड़े 8, 7, 10 अमीनो एसिड से बने ये हार्मोन्स, यानी ये जो हार्मोन्स, अभी मैंने ये तीसरा एक बार छोड़ा है, यानी कुछ ऐसे हार्मोन जो कुछ फ्यू अमीनो एसिड यानी ओलिगो अमीनो एसिड से मिलकर के जुड़े हो, यानी प्रोटीन के टुकड़े, क्वालसिटोनिन हो, ग्लूकागोन हो, ऑक्सीटोसिन हो, वैसेप्रेसिन, ये लगभग लगभग 5 से 10, 11 अमीनो एसिड से बने हुए अमीनो एसिड्स के टुकड़े हैं। ठीक है? तो ये पेप्टाइड्स हैं। अब पांचवा जो है, जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें लंबी अमीनो एसिड की चेन हो, ठीक है, तो उसे हम प्योरली, जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, वो ये पॉलीपेप्टाइड। जैसे इंसुलिन हम पढ़ते हैं 51 अमीनो एसिड की अल्फा और बीटा दो चेन होती है, पहली चेन में 30 अमीनो एसिड है, दूसरी में 21 अमीनो एसिड है, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े थे। इसी तरह से पैराथायराइड है, इसके अंदर भी शायद जहाँ तक मुझे याद है 28 से 29 से इससे ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है? तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। पहला है अमीनो एसिड प्योर, दूसरा उसका डेरिवेटिव, उसी कैटेगरी में ये लिखा जा सकता है, लेकिन ये कैटेकोल की वजह से अलग आया, कैटेकोल आ गया। अगर अमीनो एसिड्स में से कुछ एक जुड़ जाए तो पेप्टाइड, और बहुत सारे जुड़ जाएं तो प्रोटीन। ये सारे एक ही कैटेगरी में, इसको चाहे कितना ही कैसे ही डिवाइड कर दो, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। खैर, तो ये चार हो गए कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बढ़ती हुई। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि सिंपल प्रोटीन होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। सिंपल प्रोटीन में खाली प्रोटीन से ही मिलकर के बना होता है। एक अमीनो एसिड हो सकता है, दो हो सकता है, 10 हो सकते हैं, एक होगा तो अमीनो एसिड होगा, दो होगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ओलिगो, फिर पेप्टाइड वाली बात हमने की ओलिगो के अंदर ही, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड की। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी आता है। अब ऐसे नॉन प्रोटीन वाले यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो केवल और केवल ग्लाइकोप्रोटीन के बन सकते हैं। अब कई टाइप के आप सबने पढ़ा होगा, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ फॉस्फेट आ जाएगा, लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ लिपिड आ जाएगा। लेकिन ग्लाइको का मतलब क्या है? शुगर। ग्लाइको यानी ग्लूको, ग्लाइको का मतलब क्या है? शुगर, यानी प्रोटीन के साथ शुगर हो, और शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोप्रोटीन
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कौन से हैं प्रोटीन? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और इसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन तो होगा ही होगा, मोस्टली प्रोटीन ही होगा, लेकिन इसके अलावा क्या होगा? क्या होगा? शुगर्स होंगी, शुगर। अब शुगर का मतलब केवल चीनी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स बता रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और वैसे सही नाम है इनका सैकेराइड्स। ठीक है। अब देखिए ध्यान रखने की बात ये है, ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जिसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है कितना? लेस देन 4%। 4% से अधिक अगर हो जाएंगे तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बोलेंगे, उन्हें म्यूकोप्रोटीन बोलेंगे। म्यूकोप्रोटीन चिपचिपे जो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसमें ऐसे प्रोटीन जो हमारी, यानी हम ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिनमें प्रोटीन के साथ शुगर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हमारी जो सेल की सर्फेस है वो सारी ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आते हैं जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इन दोनों को हम गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 3 हार्मोन और भी कुछ एक हैं, ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, ये सारे इसमें आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में। तो ये 5 कैटेगरी के जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन वाली श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो एक बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने चर्चा की थी, ध्यान रखने की बात है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन में एक बेसिक डिफरेंस है। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफ़ी कम रहता है, जबकि म्यूकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की मात्रा एक न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो मोर देन 4%, उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो मोर देन 4% रहेगी। इससे उसमें क्या होगा, जहाँ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो वहाँ चिपचिपापन आ जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं लिपिड बेस्ड हार्मोन की। लिपिड बेस्ड हार्मोन को फास्टली अगर हम बात करें, अब लिपिड की बात हम करते हैं तो मीन हमारे दिमाग में आता है ऑयल, और हम जो खाना खाते हैं उससे हम 2 तरह से चीज़ प्राप्त करते हैं। एक हमारे जो फैट होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा कंपोनेंट होता है फैटी एसिड। 2 ही चीज़ें हैं जो मोस्टली हम हमारे फूड से, यानी हम जो चिकना खाते हैं चाहे वो घी तेल किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है। तो पहली क्लास है स्टेरॉइड। ठीक है, क्योंकि 2 तरह का है। तो अगर कोई हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हुआ है, अब हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल कोई बैड एलिमेंट नहीं है, इसको एक विलेन की तरह प्रचारित किया गया, पॉपुलराइज किया गया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है। कोलेस्ट्रॉल हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का, उसको मेंटेन करने का, उसको चेक करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो अगर कोई भी हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होगा तो उसे हम बोलेंगे स्टीरॉइड्स। अब जिसमें स्टेरॉन 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 लिखा है वो सारे इसी में आएंगे, चाहे टेस्टोस्टेरॉन हो, चाहे एल्डोस्टेरॉन हो, एस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो, स्टेरॉन स्टेरॉन स्टेरॉन। ठीक है, एक सिंपल सा मतलब है स्टेरॉन। ठीक है। टेस्टिस से निकलने वाला स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रो माने पहले, यानी किसके पहले, गैस्टर 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 माने होता है पेट, और पेट का मतलब यहाँ प्रेगनेंसी। स्टेरॉन यानी स्टेरॉइड, यानी ऐसा हार्मोन जो गैस्टर से पहले चाहिए। गैस्टर से पहले चाहिए का मतलब क्या होगा? गर्भावस्था धारण करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन की पहली आवश्यकता है और जो स्टेरॉइड का मिल करके बना है उसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। प्रो माने पहले, गैस्टर माने गर्भावस्था, और स्टेरॉन माने फैट से या फिर स्टेरॉइड से मिल करके बना हुआ। चलिए, दूसरी कैटेगरी है फैटी एसिड्स। देखो, जब भी हम फैट को डाइजेस्ट करते हैं हमें फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं, तो दूसरा फैटी एसिड से, और उन फैटी एसिड से ड्राइव होने वाले जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं इकोसेनॉइड्स। और इकोसेनॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों पड़ा? बिकॉज इनकी जो खोज हुई वो सबसे पहले प्रोस्टेट जो ग्लैंड है हमारे मेल के अंदर मिलती है। मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका जो जो फ्लूइड है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, उसके अंदर इसकी खोज हुई। इसलिए प्रोस्टेट से निकले, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले जो ये हार्मोन्स हैं इन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं। ये काफ़ी एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। टाइप्स ऑफ हार्मोन सिग्नल, इसको हम क्विकली देखते हैं। देखिए 4 टाइप की मेनली सिग्नलिंग होती है। पहली ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इस प्रकार की सिग्नलिंग में हार्मोन जिस सेल से निकलता है उसी सेल, जिस सेल से सीक्रेट होता है उसी सेल के ऊपर उसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और उसी के ऊपर वो काम करता है। तो टारगेट साइट जो है वो उसी सेल के अंदर पाई जाती है। तो ये हो गई ऑटोक्राइन। जक्स्टा, जक्स्टा का मतलब एक दूसरे के सामने, जक्स्टा का मतलब यही है फेसिंग वन अनदर, एक दूसरे को सामने देखते हुए। तो जक्स्टा का मतलब है टारगेट जो होगा जस्ट उसके पास होगा, जस्ट उसके सामने होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइगेंड
और सिग्नलिंग जो सेल है वो एक दूसरे के साथ सीधे सीधे बाइंड करें। पैराक्राइन, पैराक्राइन का मतलब आसपास, ठीक है, पैरा का मतलब जस्ट आसपास, नियर विसिनिटी, अपने आसपास। तो टारगेट साइट है वो कहाँ होंगी, अपने आसपास की, तो यहाँ पे बिल्कुल सामने होगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आसपास होंगी, थोड़ी इधर उधर हो सकती है। इससे क्या होगा, यहाँ से कुछ उसको सीक्रेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ जो जो सीक्रेट हुआ वो सीधे सीधे सामने वाली सेल का जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर इस सेल पे है, और ये जो लाइगेंड सिग्नल है वो इसने सीक्रेट किया, सीधा सीधा यहाँ बाइंड हो, लेकिन यहाँ पे बीच में थोड़ी जगह मिलेगी। और एंडोक्राइन सिग्नलिंग हम पढ़ ही रहे हैं, पहले जो सीक्रेटिंग सेल्स हैं वो सीक्रेट करेंगी, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता करता वो अलग अलग जगह पहुंचेगा, और जहाँ टारगेट सेल्स होगी वहाँ बाइंड करके अपना काम करेगा। इस तरह से 4 टाइप की हार्मोनल सिग्नलिंग पाई जाती है। हार्मोन्स ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं उनको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला जो काम है वो है हार्मोन का मॉर्फोजेनेटिक, मॉर्फोजेनेटिक फंक्शन। मॉर्फोजेनेटिक फंक्शन का मतलब है, यानी हमारे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर उसके जो टिश्यू हैं उसके अंदर जो होने वाले जो डिफरेंशिएशन है, ऊतक का जो विभेदन है, पहली बात तो ये। इसके अलावा उसका जो डेवलपमेंट है, यानी बॉडी की मॉर्फोजेनेटिक, यानी बॉडी का जो डेवलपमेंट है उसको हम मान सकते हैं, और इसके साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है। ये 3-4 एस्पेक्ट जो हैं, जैसे इनको कंट्रोल करना, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से क्या करती है, हमारी बॉडी की बीएमआर को कंट्रोल करती है, उससे हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का मेंटेनेंस बना रहता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन मेल को मेल बनाने का काम करते हैं, बिकॉज उसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो सेक्स हार्मोन को, मेल को टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ती है, फीमेल में जो फीमेल वाली ग्रोथ है वो सेक्स हार्मोन से होगी। तो एक तो तरीका, एक एक जो काम है वो है, पहला काम है मॉर्फोजेनेटिक काम। दूसरा जो काम है, दूसरा काम जो मैंने शुरू में ही कहा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का जो काम है, सबसे ज़रूरी काम है, वो है हार्मोन्स के पास। और इस कैटेगरी में मैं थायराइड ग्लैंड को रखता हूँ। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म की जान है, पूरी बॉडी की जो बीएमआर है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, वो इसी पे ही टिकी हुई है। इसके साथ साथ हम इंसुलिन को भी रख सकते हैं। इंसुलिन के साथ साथ हम ग्लूकागॉन की भी बात करनी होगी हमें, बिकॉज दोनों ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम हमें ये करके देते हैं। तीसरा जो कार्य है वो है नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट। नर्वस सिस्टम, ये बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट होता है तो नर्वस सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, या फिर पूरे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिसका जो निर्माण है वो थायराइड ग्लैंड जो है उससे द्वारा जो निकला हुआ थायरॉक्सिन है उसके द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा पहले ऐड आता था कि गर्भावस्था में आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, और अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएगी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, तो उसकी बॉडी से सीक्रेट होने वाला जो थायरॉक्सिन है उसकी कमी हो जाएगी। ऐसे में उसकी बॉडी के अंदर जो पैदा हो रहा या फिर परिवर्तित हो रहा जो भ्रूण है, उसके न्यूरो एंडोक्राइन डेवलपमेंट पे, खासकर नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी कमी रह जाती है, और बच्चे के अंदर मानसिक विकृति विकार पैदा हो जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का बहुत जो ज़रूरी काम है वो थायराइड थायरॉक्सिन के माध्यम से होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन युक्त नमक या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में, वो हमें खाए जाने की या फिर खिलाए जाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हम नहीं सोचते इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसी उसी के साथ साथ हमारी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे शांत होते हैं उसी हिसाब से हमारी रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल हो जाती है और हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। जैसे कि इसका और एक अच्छा उदाहरण मैं मान सकता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन है वो अदर ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि एफएसएच सीक्रेट हो रहा है, वो जाके काम करेगा टेस्टिस पे या ओवरी पे। अगर हम कह रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन जो काम कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम कर रहा है, जैसे कि बोन्स पे काम करता है, लॉन्ग बोन्स पे।
जैसे कि TSH है, TSH किस पे काम करेगा, थायराइड पे काम करेगा। तो एक ग्लैंड दूसरी ग्लैंड्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे काम करे, और इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट कामों के अंदर भी कोऑर्डिनेट करवाने का जो काम है वो भी बहुत ज़रूरी काम है, वो भी इससे होता है। होम्योस्टेसिस, जिसके बारे में हमने शुरू में की थी, होम्योस्टेसिस, होम्यो होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। अब देखिए इस शब्द को अगर हम तोड़ें, होम्यो माने सेम, होमो माने सेम, होम्यो माने सेम, और स्टेसिस का मतलब है स्टेट, स्टेट माने कंडीशन। ठीक है, यानी हमारी बॉडी का ऐसा गुण जिसमें हम, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम लिखते हैं समस्थापन, यानी समान स्थापना बनी रहे, यानी जैसा है वैसा। इसकी इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेटस, लैटिन में क्यूओ, स्टेटस क्यूओ। और इसको थोड़ा सा और अगर रफ एंड टफ बोलें तो इसको हम लिखते हैं जस का तस। ठीक है, तो हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें। अगर हम फिजिक्स में पढ़ा हमने जड़त्व, जड़त्व में क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव रहना चाहती है, स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम इन सभी चीज़ों के सार की हम बात करें तो हार्मोन या एंडोक्राइन ग्लैंड का एक ही काम है, वो है होम्योस्टेसिस। ये जितने भी काम मैंने बताए, मॉर्फोजेनेटिक, मेटाबॉलिक, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, वो सारे इसी के अंदर आ सकते हैं। बिकॉज़ अगर अभी मैं आराम से बैठा हूँ तो मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है, अगर मुझे अभी अचानक से दौड़ना पड़े, भागना पड़े, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और तंत्रिका तंत्र है, दोनों इस तरह से मिलके काम करें कि मुझे वापस उसी अवस्था में लाया जाएगा, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी हार्ट बीट और मेरी रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल हो जाएगी, जैसा मैं अभी हूँ। ठीक है, ये हर हर स्टेज में इसी तरह से, जैसे ग्लूकोज़ लेवल है, आपने खाना खाया बढ़ गया, लेकिन आपके हार्मोन्स काम करेंगे, इंसुलिन, ग्लूकागॉन जाएँगे वहाँ, चेक करेंगे ब्लड ग्लूकोज़ लेवल कितना है, और जितना भी आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ गया उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले आएँगे। इसी तरह से पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन है, ये कैल्शियम लेवल पे काम करते हैं। यानी जो भी है एक बीच का जो इक्विलिब्रियम है उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो होम्योस्टेसिस एक बहुत ज़रूरी काम है। इस टॉपिक को हम बार-बार पूरी एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते रहेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और छठा जो है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम सब जानते हैं, मेल और फीमेल के अंदर, जो मेल है और जो फीमेल है, मेल में टेस्टोस्टेरॉन पैदा करता है, टेस्टिस से निकलता है, और यहाँ पर होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मेल को मेल बनाता है, सॉरी, एस्ट्रोजन में फीमेल को फीमेल के रूप में डेवलप करने का काम करता है, और टेस्टोस्टेरॉन मेल को मेल के रूप में सेक्सुअली डेवलप करने का काम करता है। तो ये कुछ ब्रॉड कैटेगरी हमने पढ़ी है हार्मोन के काम की, ब्रॉडली हमने पढ़ा है। ये सारी बातें थ्रू आउट द एंडोक्राइनोलॉजी के जो लेक्चर्स होंगे वो हम पढ़ते रहेंगे। और तो आज हमने हार्मोन्स की केमिकल नेचर्स, उसकी डिफरेंट सिग्नलिंग, उसके डिफरेंट टाइप्स और उसके ओवरऑल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को हमने जाना। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है या फिर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब और ये सब करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू सो मच।